ये बात उन दिनों की है जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। तो निर्माण के ही दौरान एक सवाल आया कि भारत में ऐसा कौन सा पद होगा जिसकी तुलना हम अमेरिका के राष्ट्रपति से करेंगे। यानी इस सवाल का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत में प्रधानमंत्री वो पद होगा या राष्ट्रपति। तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री का वो पद होगा जिसकी तुलना हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों से कर सकते हैं। यानी हमारे देश में जो मुख्य शक्तियों का संकेंद्रण है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में है, ना कि राष्ट्रपति में। तो फिर राष्ट्रपति का क्या चक्कर है, राष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है? इस सवाल का जवाब चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप लोकतंत्र को देखते हो तो लोकतंत्र दो प्रकार से नजर आता है। यानी एक वह है जहां पर राष्ट्रपति व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि अमेरिका, और दूसरा जहां पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत। चूंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, और इस दौरान संसदीय व्यवस्था से हम बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर भी हो लिए, यानी हमारी उस व्यवस्था से जान पहचान अच्छी हो गई। एक ये भी बड़ा कारण था भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाने का, जिसके अब संसदीय व्यवस्था के अंदर सरकार होती है जनता के द्वारा चुनी हुई, उसका जो नेता होता है, यानी सरकार का जो नेता होता है, सरकार का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो फिर राष्ट्रपति क्या होता है? यहां पर जब आप देखते हैं ब्रिटेन के अंदर, जब आप देखेंगे तो ब्रिटेन में राजा होता है, रानी होती है, यानी ब्रिटिश क्राउन होता है। वो क्राउन जो होता है वहां के राज्य का प्रमुख होता है। मेरी बात को गौर करेंगे, भारत के संविधान में कहीं भी राष्ट्र या देश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें भी एक अलग परिभाषा है जिसके बारे में चर्चा किसी और दिन करेंगे, आज तो नहीं। लेकिन यानी राज्य का प्रमुख कौन होगा? क्राउन होगा। लेकिन भारत में चूंकि हम किसी क्राउन को नहीं बना सकते, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसीलिए भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी, भारत के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों यानी न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। हालांकि वो व्यवस्था अलग है, किसके रिकमेंडेशन पर करेगा, लेकिन करेगा। इस प्रकार की तमाम शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। और यही ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसी न किसी में बंधी हुई हैं, किसी न किसी प्रकार से। यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जो अपने अत्यधिक जो कार्य करते हैं वो या तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह या मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। इस तरीके से व्यवस्था की गई है। ये तो रही हमारी आम व्यवस्था। अब ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? आपको पता है भारत में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और देश को एक पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जून 1958 में ओडिशा के मयूरभंज इलाके में यानी मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ है। शुरुआत तो इनकी एक अध्यापिका के रूप में हुई, लेकिन 1997 तक राजनीतिक सफर इनका धीरे धीरे जुड़ गया और 1997 में ये पार्षद के लिए चुनाव लड़ती हैं। सन 2000 में पहली बार ये विधायक बनती हैं और 2000 से लेकर 2004 तक यानी 2 बार ये मंत्री बनती हैं, जिनमें कि 2 अलग अलग पदभारों को वो संभालती हैं। दूसरी बार उन्हें विधायक बनने का मौका 2009 में मिला और 2015 में वह झारखंड राज्य की राज्यपाल बनती हैं। झारखंड राज्य की राज्यपाल बनते ही उनके नाम पर अपने आप ही 2 रिकॉर्ड और बन जाते हैं। एक ये कि वह झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और दूसरा वह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी। तो अगर हम अर्हताओं की बात करें यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें अर्हताएं हों। ये 3 मोटी मोटी बातें हैं। इसके बाद में आती है निर्वाचन की बारी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है। तो चलिए समझते हैं। पहला, जितने भी हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, संसद के सदस्य वोट डालते हैं। कौन से सदस्य? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। संसद के निर्वाचित सदस्य,
निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। चूंकि भारत में राज्यसभा के अंदर 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, तो उनको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आएगी तो वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन चुनने के दौरान वो वोट नहीं डालेंगे। इसीलिए मैंने कहा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात, भारत में जितनी भी विधानसभा हैं, भारत में जितने भी विधानसभा हैं यानी राज्यों की विधानसभा, वो उनके सारे निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। यहां पर भी मैं निर्वाचित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। और तीसरा, हमारे देश में राज्यों के साथ साथ में संघ शासित प्रदेश भी हैं, जिनको आम भाषा में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो उनमें दिल्ली और पुदुचेरी 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। तो इन दोनों राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं, यानी दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये तो रही वोट डालने की प्रक्रिया। अब वोट डलती कैसे है? चलिए, इसमें एक व्यवस्था है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। ये वो व्यवस्था है जिसके आधार पर हमारे देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है। चलिए, इसको भी समझने का काम करते हैं। ये क्या व्यवस्था है? हमारे संविधान में एक बात कही गई कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो सेंट्रल और स्टेट दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी हो। इस बात का मतलब यह है कि जितने राज्यों की वोट हो टोटल मिलके, उतनी ही वोट केंद्र की भी हो। ऐसी व्यवस्था हमें बनाने का प्रयास करना है। अब चूंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त राज्यों की व्यवस्था कुछ और थी, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो उत्तरी राज्यों की जो आबादी है उनमें बढ़ोतरी देखी गई। अब जब चूंकि जनसंख्या के आधार पर विधायक और सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, जब कुछ राज्यों की आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उन राज्यों में फिर विधायक और सांसदों की संख्या ज़्यादा होगी तो उन राज्यों का दबदबा भी ज़्यादा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इसीलिए 1971 की जो जनगणना है उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह व्यवस्था करी थी कि 1971 की जनगणना को 2026 तक की जनगणना के लिए फिक्स कर दिया। यानी अभी 2011 की जनगणना के आधार पर हम एक विधायक या सांसद के मत की जो वैल्यू है उसको निर्धारित नहीं करते हैं, हम 1971 के जनगणना के आधार पर करते हैं। अब इसमें आबादी और ये जनगणना की आवश्यकता क्या पड़ी, चलिए इसको भी समझते हैं। हमारी ये जो व्यवस्था है इसमें यह होता है कि जो एक विधायक होता है, एक विधायक, तो इसके जो वोट की जो वैल्यू होगी, जो इसके वोट का जो मान होगा वो एक नहीं होता। यानी वो कुछ 300, 400, 500 इस तरीके से होता है। अब वो निर्धारित कैसे होता है? वो उस राज्य की जनगणना के आधार पर होता है। अगर आपको मैं समझाऊं तो सीधा सीधा आप इस तरीके समझिए कि उस राज्य की जितनी आबादी है, यानी उस राज्य की आबादी बटे उसमें विधायकों की संख्या गुणा 1000, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी उस राज्य की जितनी आबादी है उसमें आप भाग देंगे विधायकों की कुल संख्या गुणा 1000 का। इससे उस राज्य के एक विधायक के वोट का वैल्यू निकल करके आएगा। अब ये इस तरीके से हर राज्य के विधायकों के वोट का वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये जितना भी आएगा, ये मान लीजिए ये 100 आता है टोटल, आप उदाहरण बतौर मान लीजिए, या 1000 आता है, राज्यों का आया 1000, तो हम क्या करते हैं, सेंटर का भी 1000 निर्धारित कर देते हैं। यानी जितना टोटल राज्यों का जोड़ करके आया उतना ही केंद्र का आ गया। तो यानी टोटल मत की वैल्यू हुई 2000। तो अगर मैं वास्तविक बात बताऊं तो इस समय जो टोटल मत की वैल्यू बैठती है वो बैठती है 10,86,431। ये टोटल मत बैठता है। और एक
एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 1/2 से एक ज़्यादा आपको वोट लानी पड़ेगी, यानी 5,43,216 वोट अगर किसी के पक्ष में आएंगे तो वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हम तो विधायकी के चुनाव में एक चीज़ देखते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो चुनाव जीत जाता है। प्रधानी के चुनावों में भी ऐसा ही होता है, तो यहाँ ऐसा क्यों है कि 1/2 से ज़्यादा लाने पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा वाले को चुनी बना देते। इसी चीज़ को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ पर क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर वोट ऐसे नहीं डलती है जैसे विधायकों और सांसदों या प्रधानी के चुनाव में वोट डालते हैं, यानी आपके पास में 10 उम्मीदवार हैं, आपको जो पसंद है आपने डाल दिया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता भरनी पड़ती है। मान लीजिए 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, उम्मीदवार हैं, तो वहां पर 3 खानों की आपको एक पर्ची मिलती है, उसमें आपको भरना पड़ता है। या लीजिए ABC मान लेते हैं, 3 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको इनमें वरीयता भरनी पड़ेगी कि मैं पहले नंबर पर चाहता हूं कि B बने, मैं दूसरे नंबर पर चाहता हूं कि A बने, तीसरे नंबर पर चाहता हूं कि C बने। इस तरीके से सारे विधायक और सारे सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं और इसी प्रकार से फिर राउंड चलते हैं। तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं, जो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू 2 ही उम्मीदवार थे, इन दोनों के लिए 4 राउंड कंप्लीट किए गए, यानी 4 राउंड इसमें चले, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट एवं यशवंत सिन्हा जी को 3,80,177 वोट मिले। अब चूंकि मैंने बताया कि 5,43,216 कम से कम चाहिए, तो इसमें जीत हुई 6,76,803 यानी द्रौपदी मुर्मू जी को। ये तो रही निर्वाचन की व्यवस्था। अब आगे अगर हम बात करें इसकी संवैधानिक स्थिति की, तो भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का जिक्र है, यानी कभी निर्वाचन का जिक्र है तो कभी महाभियोग का, कभी उस प्रक्रिया का, कभी शक्तियों का। इस प्रकार से अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। आप ये सोच रहे होंगे भाग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान को आप एक प्रकार से किताब समझिए, और जिस प्रकार से किसी किताब में अध्याय होते हैं उसी प्रकार से इसमें भाग हैं, जिनकी संख्या 25 है। तो राष्ट्रपति का जिक्र भाग नंबर 5 में किया गया है, और जैसा कि मैं बता चुका हूं अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक। चूंकि राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं तो एक छोटा सा और किस्सा मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित बता देता हूं। भारत में जो व्यवस्था रही है आमतौर पर, वो इस तरीके से रही है कि जो भी सरकार केंद्र में होती है वह यही चाहती है कि जो राष्ट्रपति बने भारत का, वो ऐसा बने कि जो हमारे कामों में रोड़ा ना अटकाए। तो इस बात से एक बात निकल करके आती है, क्या राष्ट्रपति के हाथ में ऐसी कोई शक्ति भी है जिससे वो केंद्र सरकार के कामों में किसी ना किसी प्रकार से विविधता पैदा कर सके? तो हाँ, एक प्रकार से आप कह सकते हो। 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला, वो जिस भी व्यवस्था को पास करके भेजे, राष्ट्रपति को वो पास करना ही करना है। लेकिन आमतौर पर यह था कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, लेकिन ये कहीं पर मैंडेटरी नहीं था। लेकिन इस चीज को देखते हुए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में व्यवस्था करवा दी 1976 के अंदर कि जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा लाया गया, उसमें भी इस प्रकार की ही कुछ व्यवस्थाएं थी। और एक घटना 1997 की मैं आपको बताता हूं। एक भारत के राष्ट्रपति रहे KL नारायण। तो नारायण जी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समाज से आते हैं। जब वो राष्ट्रपति थे भारत के, तत्कालीन मंत्रिमंडल ने एक सुझाव भेजा कि महोदय आप उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को गिरा दीजिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उस समय केंद्र में और राज्यों में दोनों में सरकारें अलग अलग थी।
तो जब ऊपर से ऑर्डर आया तो राष्ट्रपति के हाथ में एक पावर होती है, उसको बोलते हैं पुनर्विचार करने की शक्ति। यानी जो भी मंत्रिमंडल के पास से बिल पास होकर के आएगा, यानी संसद से बिल पास होकर के आएगा, वह उसको पुनः लौटा सकता है पुनर्विचार करने के लिए। आमतौर पर जो सरकार होती है वो इसीलिए अपने मन पसंद का ही राष्ट्रपति लाना चाहती है, क्योंकि उनके विधेयकों को कोई वापस ना लौटाए। लेकिन फिर भी जिस सरकार, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने के.एल. नारायण को बनाया, उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए एक बार पुनः उस कानून को, उस विधेयक को लौटा दिया था, और उसके बाद में फिर वो भेजा नहीं गया। तो इस प्रकार से कल्याण सिंह की सरकार बच गई थी। और ऐसी एक घटना सामने आई बिहार की सरकार को लेकर। उस समय बिहार के लिए भी ये भेजा गया था कि उस बिहार की सरकार है उसको गिरा दिया जाए। तो दोबारा फिर के.एल. नारायण साहब ने वापस उसको भेजा पुनर्विचार के लिए। तो मंत्रिमंडल ने पुनर्विचार करके वापस भेज दिया कि हम दोबारा ये चाहते हैं कि सरकार को गिरा दिया जाए, और सरकार गिरा दी गई। यानी एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के पास में अगर सरकार पुनः विचार करके भेज देगी तो राष्ट्रपति के लिए अब ये मैंडेटरी हो जाता है उस विधेयक को पास करना। तो ऐसी कई घटनाएं हमें आज़ादी से आज तक देखने को मिली हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं। तो जब भी हमें मौका मिलेगा हम ऐसी घटनाओं पर एक स्पेशल वीडियो भी लाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ में दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।